केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर न्यूज की पाठशाला। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आप सभी का दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी हैं। आज पाठशाला की शुरुआत करूं उससे पहले फिर से आपको थैंक यू कहना चाहती हूं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि थैंक यू मैं तब तक नहीं कहना बंद करूंगी जब तक आपकी मोहब्बत लगातार मुझे मिलती रहेगी। एक हफ्ते में 26 मिलियन से ज्यादा यानी करीब 2 करोड़ 60 लाख व्यूज न्यूज की पाठशाला को आ चुके हैं। इसका मतलब है आपने पाठशाला को सुपर हिट बना दिया है। फुल अटेंडेंस, फुल मार्क्स। आगे भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही पाठशाला में हाजिरी लगाते रहिएगा और मेरा वादा है पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर क्लास लगने वाली है। चैप्टर नंबर 1, पार्ट 1, परीक्षा के रास्ते में सियासी रोड़ा किसका। नीट का राजनीतिक रिजल्ट आउट हो गया है, राजनीतिक रिजल्ट डिटेल में बात करूंगी। फिर आएगा पार्ट नंबर 2 यानी चैप्टर 2, ईसी यानी इलेक्शन कमीशन तैयार है। देश में क्या अब एक चुनाव होगा। 2/3 वाला बैरियर क्या क्रैक कर दिया है सरकार ने, ये भी हम जानेंगे। और फिर आएगा पार्ट नंबर 3 यानी चैप्टर 3, घर में नहीं दाने, जरदारी चले मस्जिद बचाने, हाथ में कटोरा और काशी पर नजर, लगेगी क्लास जमकर। और फिर पार्ट नंबर 4 यानी चैप्टर 4, कसाई को हीरो किसने बनाया। विलेन को हीरो बनाने वाली क्रोनोलॉजी आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ये वो लोग जो कहते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, काम पर ध्यान दो। सड़कों के नाम, जगहों के नाम क्यों बदलना जरूरी है, आज इस पर 2 टूक। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, ऐसी चीजें जिसे हम रोज करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता है, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, सोचा है कभी, जैसे मेहमान को ग्लास भरकर ही पानी क्यों देते हैं। पानी अगर जरूरत के हिसाब से दे तो पता है आपको कितना पानी बच जाएगा। हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिन भर का रिविजन। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में भयंकर आग लग गई है। हादसे में 15 लोगों की जान गई है। अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जान बचाने के लिए छत से कूदते हुए दिखे लोग। सीएम योगी और पीएम मोदी ने हादसे पर संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु अधिकारी सरकार का पहला बजट पेश हो गया है। मदरसा शिक्षा का जो बजट है वो 5,713 करोड़ रुपए से घटाकर 2,165 करोड़ रुपए कर दिया है। राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 20% बढ़ोतरी, 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई विधायक निधि। मुलायम सिंह यादव पर मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के बयान पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी से सतीश चंद्र शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है। सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव अपराधियों को सजा दिलाने का नहीं, बल्कि अतीक अहमद के कुत्ते को सहलाने का काम किया करते थे। बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर का विरोध यूपी तक होने लगा है। एनकाउंटर के पक्ष में हमीरपुर समेत कई जिलों में ब्राह्मण एकता परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है। दोषियों पर जल्द कार्रवाई न होने के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। बिहार के गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है हमले की वजह। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है। अपने विदाई भाषण के दौरान स्टारमर बहुत भावुक दिखे, उनकी आंखों में आंसू देखने को मिले। स्टारमर बीते 10 साल से ब्रिटेन के छठे पीएम हैं 10 साल में, जो अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाए हैं। एंडी बर्नहम अब अगले पीएम बन सकते हैं।
पाठशाला में पहले चैप्टर की शुरुआत करूं उससे पहले लखनऊ से आई एक दर्दनाक खबर आप तक पहुंचा देना चाहती हूं। अलीगंज से यह खबर सामने आई है जहां इमारत में भयंकर आग लग गई है। अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। सभी मृतकों की उम्र बहुत कम बताई जा रही है, 20 से 24 साल के बीच बताई जा रही है। और आग इतनी भयानक थी कि लोग इमारत के बाहर अपनी जान बचाने के लिए छज्जे का सहारा लेते हुए नजर आए। एक शख्स ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग तक लगा दी। अस्पताल में उस शख्स को भर्ती कराया गया है और ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आग की लपटें कैसे धू कर धुआं भी आपको दिखाई दे रहा है और आग की लपटें नीचे की तरफ आती हुई आपको दिखाई दे रही है। लगभग 25 लोग वहां उस इमारत में मौजूद थे। कुछ लोगों ने मौके से भागकर जान बचाई, लेकिन 19 लोग आग की लपटों में फंस गए हैं। 15 की मौत हो गई है, जबकि 4 घायलों को KGMU में एडमिट जो है वो करवाया गया है। ये आज की बड़ी खबर थी, अभी कुछ घंटे पहले आई है और इसीलिए हम चाहते थे कि न्यूज़ की पाठशाला में न्यूज़ से आपकी दूरी ना हो, आपको हर खबर पता हो। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेसमेंट में AC में शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से आग लगी है। ये आशंका जताई जा रही है, अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। हादसे वाली जगह पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं और इस मंजर को जब उन्होंने देखा तो वो रो पड़े। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। अभी भी धुआं बहुत है बिल्डिंग में। रेस्क्यू करके सभी को एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है, लेकिन बड़ी घटना घटी है। लगभग 14 का आंकड़ा सामने है। हाँ। आप भी बहुत भावुक लग रहे हैं। बहुत, हमारे छोटे छोटे बच्चे चले गए। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना सर, हम लोग देख पा रहे हैं आप जो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं, तो एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना। सर, अभी अंदर का क्या है? अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, NDRF के लोग मौके पर हैं। आपने देखा ब्रजेश पाठक रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। इस बीच CM योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर पोस्ट किया है X पर और खुद मौके का इस पूरे के पूरे हादसे का संज्ञान लिया है। मनीष यादव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है 15 लोगों की मौत हो गई है, छोटा मोटा हादसा नहीं था। मनीष, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मनीष, आप देख सकते हैं मनीष जहां पर मौजूद हैं वहां पर बहुत भीड़ है और शायद फ़ोन कट गया है और उनसे बात नहीं हो पा रही है। लगातार हम अपने रिपोर्टर से जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है उनके संपर्क में हैं, वो ग्राउंड जीरो पर है। मनीष, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मनीष, सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ मनीष, मैं स्टूडियो से रुबिका लियाकत बात कर रही हूँ। इस वक्त जो स्थिति है जरा न्यूज़ की पाठशाला के दर्शकों को अगर आप जल्दी से बता पाए, और अभी क्या लोग फंसे हुए हैं, सबको निकाल दिया गया है, क्या जानकारी है? देखिए रूबिका, अभी ऑपरेशन खत्म हो गया है। 14 लोगों की मौत, कुल 20 लोग निकाले गए थे, 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये वो इमारत है जिसमें आग लगी थी। 2 फ्लोर हैं। पहले फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर पेट क्लिनिक चलता है, दूसरे फ्लोर पर एनिमेशन की एक एकेडमी चलती है और सबसे ज्यादा लोगों की मौत इसी फ्लोर पर हुई है। जब आग लगी 2 से 2:30 बजे का समय था। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, चूंकि फ्रंट साइड में आग लगी थी, AC का डक है, वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके चलते आग ने पूरे जो इमारत का पहला हिस्सा है उसे अपनी चपेट में ले लिया। लोग डरे हुए थे, चूंकि सीढ़ियों के पास आग थी, तो ऐसे में लोगों ने इमारत के जो फर्स्ट फ्लोर का, आप ये जो सीढ़ी के पास का हिस्सा देखेंगे, वहां से तार के सहारे दूसरी इमारत के बगल से नीचे उतरना शुरू किया। लगभग 6 लोग इससे उतरे होंगे, 6 लोग ऐसे बचे। बाद में चूंकि पूरा जो जहां से एग्जिट पॉइंट है वो पूरा बंद हो गया, तो ऐसे में बाहर के हिस्से में लोग चले गए। कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए, कोई बाथरूम में बंद हो गया। सफोकेशन के चलते मौत ज्यादा हुई है। 14 लोगों की जानें चली गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं, नाराज भी हैं।
एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई नहीं, लेकिन जाएगी मनीष जो हुआ जांच क्या था, करेगी जरा ये कारण बताइए। क्या और ये लोग लापरवाही निकल क्यों नहीं पाए? तरफ रही। क्या एक ही जगह थी जहां से निकला जा सकता था, इस वजह से ये लोग नहीं निकल पाए हैं? हुआ क्या? देखिए रूबिका, फायर सेफ्टी नॉर्म कहते हैं कि एंट्री पॉइंट अलग होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस इमारत में देखेंगे तो एक ही सीढ़ी है जिसी से आना जाना होता है। और जब यही सीढ़ी के आसपास आग लग गई, जो एसी का पूरा मकरजाल आप देखेंगे, तो लोग नीचे नहीं आ पाए, लोग डर गए। तो ऐसे में लोगों ने कूदना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये इंतजार में थे कि फायर ब्रिगेड समय से पहुंच जाएगी, तो ऐसे में वो लोग इमारत के पिछले हिस्से चले गए और वहां पर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। धुआं, चूंकि आग ने बहुत जल्दी पूरे जो पेट क्लिनिक है उसे अपने चपेट में ले लिया। ऊपर के फ्लोर पर भी आग, चूंकि प्लाई से पूरी चारदीवारी बनी हुई थी, तो ऐसे में आग बहुत जल्दी फैल गई। हाँ। और नतीजा ये हुआ कि 14 लोगों की जानें चली गई। कारण ये रहा कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक होने के चलते जब आग उस एरिया में फैल गई तो हाँ। लोग डर के चलते बाहर नहीं आ पाए, और जिसका नतीजा 14 असमय मौतों के रूप में सामने आया है। पर मनीष, ये 14 आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना। मतलब 14 हाड़ मांस, वो जो व्यक्ति हैं वहां पर, वो जल गए, वो भुन गए और किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंच पाई। और बहुत हाई राइज इमारत भी दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ चूक हो गई? मतलब मान लीजिए आग लग गई, जिसने बिल्डिंग बनाई उसकी गलती कि उसने फायर सेफ्टी नॉर्म्स का नहीं ख्याल रखा, लेकिन क्या ये सूचना फायर ब्रिगेड को नहीं लग गई थी? आने में कितना वक्त लग गया? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 से 2:30 बजे के बीच फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी गई, फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दे दी गई। बच्चे अंदर से फोन कर रहे थे, उनके परिजन बाहर से फोन कर रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो देर से पहुंची। जब फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी, जो तस्वीरें आई, जो विजुअल आए, उसमें इस फ्रंट हिस्से में आग लगी हुई है, लोग नीचे उतर रहे हैं, कहीं गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही। और जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो आग ने पूरे इमारत के अगले हिस्से को, मतलब इस हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। और तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। कोशिश जरूर की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 3 घंटे लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी रही, लेकिन जो आधे घंटे में राहत मिलनी चाहिए थी और शायद वो कारगर भी होती, वो न मिलने का नतीजा मौतों के रूप में सामने है। एलडीए, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इमारत में ये देखे फायर सेफ्टी गाइडलाइन नक्शे के अकॉर्डिंग है कि नहीं, नगर निगम की भी जिम्मेदारी होती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी फायर डिपार्टमेंट की होती है, जो एनओसी देता है कि ये इमारत में फायर विभाग की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया गया है। लगातार अभियान भी चलता है। चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के कई हिस्सों में अभी महीने भर पहले ही अभियान चलाया गया था, नोटिस दिए गए थे जिनकी गाइडलाइंस जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके नहीं, पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मनीष, सिर्फ ये सोच कर कि आप आग लग रही है, आप कमरे में बंद हैं, आप लगातार फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, अगल बगल के लोगों को फोन कर रहे हैं कि कोई बचा ले, कोई बचा ले, और मतलब 14 लोग जिंदा खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं, कोई कीमत ही नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं मनीष, 14 लोगों की मौत हो जाती है एक इमारत में आग लगने की वजह से। और आके पाठक जी वहां पर बहुत भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन जवाबदेही तो होगी ना किसी की। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदार एलडीए है, जिम्मेदार नगर निगम है, जिम्मेदार फायर डिपार्टमेंट है। एक तो चूक, समय रहते न पहुंचना, और दूसरा आखिर इमारत के नक्शे को अनुमति मिल कैसे गई, कैसे फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी कि यहां पर फायर विभाग की जो गाइडलाइंस है उनको माना जा रहा है, उनको फॉलो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की हिदायत के बावजूद भी, क्योंकि लखनऊ में बीते कुछ सालों में कई जगह आगजनी हुई है, एक होटल में आग लगी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री बेहद गंभीर थे, सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो नॉर्म्स का पालन नहीं करेगा उसे एनओसी नहीं दी जाएगी, कॉमर्शियल इमारत इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन मतलब आप सोचिए मनीष, आप सोचिए, मतलब तमाम जो न्यूज की पाठशाला को इस वक्त देख रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं, अगर जान बचानी है तो अलावा हड्डी पसली तोड़ने के और कोई चारा नहीं है, कूद जाओ। अगर बचना है तो कूद जाओ, वो ना जाने 3री मंजिल 4थी मंजिल, कूदोगे तो बच पाओगे, अगर नहीं कूदे तो फिर जल जाओगे।
और यही हुआ उन 14-15 लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। अब पहले तो आपने नक्शा कैसे पास किया, उसके बाद फायर सेफ्टी नॉर्म्स आप एक के बाद एक लापरवाही करते चले गए, किसी ने रोका क्यों नहीं? आपका इंस्पेक्शन कहां चला गया? क्यों आप चुप्पी साध कर बैठ गए? और यहां दोनों तरफ से गलती है, जिसकी बिल्डिंग थी उसकी भी गलती है और जो वहां इंस्पेक्शन करने लोग जा रहे थे उनकी भी गलती, और नहीं गए तो बड़ी गलती है। लेकिन अब यह कि हम क्या करें, खबर सुनाए दिखाए 15 लोगों की मौत की और फिर खत्म मामला। देखिए, अक्सर ऐसा ही होता आया है कि जब कोई घटना घटती है तो अधिकारी चेतते हैं, एक नोटिस की लंबी सिलसिला शुरू हो जाता है और कई इमारतों को नोटिस दी जाती है, उन्हें हिदायत भी दे दी जाती है कि 1 महीने के अंदर अपने इंतजाम कर लें, सभी चीज चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन नतीजा ढक के 3 पात फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। कॉमर्शियल जितनी बिल्डिंग है, क्या फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी देते वक्त कोई इंस्पेक्शन किया था? और क्या जो हर महीने इंस्पेक्शन होता है, फायर इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है, क्या वो निभाई जाती है? एलडीए के जोन इंचार्ज, अलीगंज के जोन इंचार्ज, जिनका जिम्मा होता है कि अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो पूरी टीम पहुंच जाती है। हाँ। लेकिन जब नक्शा पास है, उसमें एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट पॉइंट है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तब जोन और मनीष, उम्र बताई जा रही है 20 से 24 साल। मतलब सोचिए, लगते जिगर किसी माँ का, वहां 20 से 24 साल की उम्र के युवा जो है वो जलकर राख और खाक हो गए हैं। मुझे इस इलाके के बारे में जरा बताइए, न्यूज़ की पाठशाला के दर्शकों को इस इलाके के बारे में बताइए। ये बच्चे कौन थे जो वहां पर रह रहे थे? ये अलग अलग इलाकों से आए थे, पढ़ाई के लिए आए थे? कौन थे ये बच्चे, मनीष? देखिए, लखनऊ के रहने वाले बच्चे थे। अलीगंज इलाका पॉश इलाका माना जाता है, रोड भी बहुत चौड़े हैं, तभी फायर ब्रिगेड आसानी से यहां पहुंच गई थी। कॉमर्शियल ये पूरा इलाका है। एनिमेशन की क्लासेस कर रहे थे, वो ट्रेनिंग ले रहे थे। कोई गेम डिजाइनिंग सीख रहा था, कोई गेम की कोडिंग सीख रहा था, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पर आया था, किसी ने एनिमेशन कोर्स में दाखिला लिया था। जो मुख्यमंत्री योजना चलाते हैं एमएसएमई की, जिसमें सेल्फ रोजगार किया जा सकता है, उसके लिए एक अहम पड़ाव होता है और उसके लिए यहाँ पर बच्चे आए हुए थे। 20 से लेकर 25 साल तक के सभी बच्चे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। जो कि परिवारीजन, जब ये घटना घटी, सबको सूचना मिली तो सब बाहर थे, सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका बच्चा बच जाए। लेकिन 14 प्रार्थनाओं पर शायद ईश्वर ने भी गौर नहीं किया, जिसके चलते उनकी असमय मौत हो गई। यहाँ पर इस आस में दाखिला लिया था कि यहाँ से पढ़कर कुछ हासिल करेंगे, अपने अपने फील्ड में बेहतर मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन शायद कुछ और ही होने को मंजूर था। आज जो हुआ उससे परिजन बहुत दुखी है, मुख्यमंत्री बहुत दुखी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत दुखी है, चूंकि लखनऊ के सांसद हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर इस घटना ने और मजबूत तरीके से खड़ा किया है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, आखिर उनके स्तर पर ऐसी लापरवाही, ऐसी चूक हो क्यों जाती है? और क्या ऐसी चूक, लापरवाही के लिए प्रशासन में कोई जगह है? कार्रवाई सिर्फ छोटों पर क्यों, बड़ों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही वजह है कि आज न्यूज़ की पाठशाला में ये पहली खबर है। हमारे व्यूअर्स आज की तारीख में ये जानना चाहते हैं कि वो तमाम अधिकारी, उनके ऊपर किस तरीके का जो है फैसला लिया जाएगा, उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, नक्शा कैसे पास होने दिया जाता है। वो बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, एनिमेशन की क्लास लेने के लिए और कुछ काबिल बन जाऊं इस पूरे सपने के साथ वहां पर पहुंचे होंगे, और उसके बाद दम घुटा किसी का, कोई जिंदा जल गया और जिसको जान बचानी थी वो ऊपर से नीचे कूदा। ये देखिए, आपको वो तस्वीरें मैं फुल फ्रेम एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ। मनीष हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं दर्शकों को बता दूंगी ये तस्वीरें आप देखिए। ये जैसा मनीष बता रहे हैं, ये पॉश इलाका है, ये ऐसा वैसा इलाका नहीं है, ये पॉश इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए, जब आग लगी तो कैसे एक के ऊपर एक चढ़कर बच्चा बस ये चाहता था कि उतर जाए, जान बचा ले हम। कोई कूद गया वहां से, जब कुछ नहीं मिला, कोई आस, कोई उम्मीद नहीं जगी, दिखी तो कूद गए बच्चे। और आप जगह देखिए ना, जहां पर मनीष मौजूद है वहीं पर आग लगी है। ये उस रोड की चौड़ाई मनीष जरा दर्शकों को बताएंगे, और क्यों फायर ब्रिगेड को इतना टाइम लग जाता है आने में? कितनी दूर रही है फायर ब्रिगेड की? और जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ कोई तारों के जाल भी नहीं बिछे हुए हैं ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाले, ना ये सिकड़ी गली है कि आप बहाना बना सके कि नहीं हमें वक्त लग गया, हम नहीं पहुंच पाए।
देखिए बिल्कुल इलाके की स्थिति बहुत समझना बहुत जरूरी है। लगभग 60 फीट लंबा चौड़ा रोड है, आराम से गाड़ी दो साइड से आ जा सकती है और यही कारण है कि जब लंबा फायर ब्रिगेड का काफिला आ गया तो किसी को दिक्कत नहीं हुई, आराम से ऑपरेशन चलाया जा सका। लेकिन क्या हो उस समय का, जो समय फायर ब्रिगेड ने यहां तक पहुंचने में लगाया, जबकि अलीगंज में ही फायर स्टेशन है जहां से गाड़ियां आसानी से पहुंच सकती थी, लापरवाही पहुंचने में क्यों हुई? देखिए इमारत की दोबारा तस्वीर है, ये वो जगह जहां से लोग कूदे थे, यहां से इस वायर के सहारे लोग निकल रहे थे, जान बचा रहे थे। 5 लोग इधर आए और देखिए इमारत का ये हिस्सा समझना बहुत जरूरी है। ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कोना, वो जो बगल वाला घर है, उस बगल के घर से इस दीवार को, इस इमारत की दीवार को काटा गया, तब जाकर उन बच्चों को निकाला जा सका। बड़ा होल किया गया, ड्रिल किया गया, तब पिछले हिस्से में जाकर उन बच्चों को निकाला जा सका जिनकी मौत हो चुकी थी। 14 लोग जिनकी मौत हो गई और कुल 20 लोगों को इस ऑपरेशन में निकाला गया था। मुख्यमंत्री ने तीनों फ्लोर पर जाकर देखा है, उस इमारत से अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। और देखिए आग इस हिस्से से लगी, जो फर्स्ट फ्लोर पर एसी का डक लगा हुआ था, यहाँ पर जो सीढ़ी ये है उसके ऊपर एक डक लगा हुआ था एसी का, वहां पर आग लगी और आग नीचे जो इस पोर्शन में जहां से सीढ़ी है, आग ने इस पोर्शन को अपनी चपेट में ले लिया। एक ही सीढ़ी थी, तो ऐसे में निकलना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अच्छा मनीष, आप ये बता रहे हैं कि जहां से बच्चों को निकलना था, जहां से एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, वहीं पर आग लग गई, तो फिर कोई निकलता तो निकलता कैसे? बाकी पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में आग ने बाद में लिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है, वही आग की चपेट में आ गया तो निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जबकि एक रास्ता और होना चाहिए निकलने का, एक रास्ता एंट्री का, ये नॉर्म्स में है। एलडीए ये कहता है कॉमर्शियल इमारतों में लोगों का अक्सर आना जाना रहता है तो 2 रास्ते होने चाहिए। फायर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस में भी यही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके चलते बच्चे ऊपर ही फंस गए, निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो कूदना उन्हें बेहतर विकल्प लगा जान बचाने के लिए, तो रस्सी के सहारे कूदे भी, लोगों ने उन्हें बचाया भी। अंदर से कुछ बच्चे जो अंदर मौजूद थे लगातार फोन खटखटा रहे थे, अपने फैमिली के मेंबर्स को कॉल कर रहे थे, फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, जो जिम्मेदार लोग थे एनिमेशन डिपार्टमेंट के, जो एकेडमी है उसके, वो भी कॉल कर रहे थे। सब बचने की आश में थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 14 लोग इसी लापरवाही के चलते काल के गाल में समा गए। और अब देखिए इमारत पेट क्लिनिक नीचे है, वहां पर भी पूरा जलकर राख हो गया है। कई जानवर यहां पर भी जिंदा जल गए, कुछ जानवरों को एडमिट कराया था कुछ लोगों ने, वो भी यहां पर जिंदा जल गए। ऊपर के पोर्शन में 14 लोग जिनकी मौत हुई है, 6 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री जिनसे मिलकर आए हैं, फैमिली के मेंबर्स से मिलकर आए हैं, उन्हें ढांढस भी बधाया है। उप मुख्यमंत्री लगातार मौके पर मौजूद रहे थे। अब हाई लेवल कमेटी जांच करेगी लापरवाही किस लेवल पर हुई, आखिर इस इमारत को नोटिस क्यों नहीं दिया गया, क्या इंस्पेक्शन में कमी थी, यहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं हो रहा था, क्यों ढील डाली गई थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो जांच होगी। तो और मनीष जरा इस इलाके के बारे में आप बता सकते हैं? अभी भी दुकानें, मतलब आप बता रहे हैं ये मार्केट एरिया है ना, बाजार है, कमर्शियल एरिया है। देखिए बिल्कुल हाँ, कॉमर्शियल एरिया है। इस हिस्से से यहाँ से देखेंगे कुछ घर है रेजिडेंशियल, और फिर इस हिस्से में आप सीधे चले जाएंगे तो पुरानिया इलाका पड़ जाता है। यहाँ से पूरा कॉमर्शियल बिल्डिंग शुरू हो जाती हैं। आयोग का दफ्तर यहाँ पर है, बाकी और पंचायती राज डिपार्टमेंट भी, उत्तर प्रदेश सरकार का निदेशालय इसी एरिया में है। अलीगंज पुराना एरिया माना जाता है, कपूरथला, पुरानिया ये ऐसा इलाका है जहाँ बड़ा बाजार भी है, तो ऐसे में अच्छा इलाका माना जाता है, पॉश इलाका माना जाता है। वीवीआईपी लोग रहते हैं, सरकारी कॉलोनी भी इस इलाके में मौजूद है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं। मनीष वैसे एक बार आप बताएंगे, आग लगी कितनी बजे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची कितनी बजे? देखिए 2 से लेकर 2:30 बजे तक आग लगने की जानकारी मिली है। और फायर ब्रिगेड की टीम लगभग 2:45 बजे पहुंची है, तो मतलब आधा घंटा जो गया, 2 से लेकर अगर 2:15 भी मानते हैं तो 2:45 बजे 2:45 पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। तो मतलब आधा घंटा लग गया सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पहुंचने में। मनीष अब आपको इसलिए रोक रही हूँ कि हमारे पास कुछ चश्मदीदों के जो बयान है वो आने लगे हैं और वो बता रहे हैं उनकी आंखों देखी। जरा एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को, उसके बाद में आपके पास आते हैं।
नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद भी 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज़्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, अब वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो, भाई क्या बोलूँ अब मैं। स्थानीय लोग 10-12 लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हाँ इसमें फंसे हुए हैं। आप यहाँ पर पहुंचे, क्या यहाँ पर अभी क्या स्थिति है? जी अभी बहुत देख ही रहे आपके सामने जो स्थिति है। अभी इसके बाद आकलन करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जब आप लोग आए, रेस्क्यू कितने लोगों को किया गया यहाँ से? जी यहाँ से रेस्क्यू कितने लोगों को अब तक किया जा चुका है? अभी इसके अंदर हल ही नहीं पाए हैं, इतनी आग लगी है, भयावह स्थिति है। जैसे हमको लगेगा हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगी हुई है। और इस पूरे मसले पर योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, उनका बयान भी आपको सुनवा देती हूँ। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मेरे सहयोगी विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई थी सबसे पहले। लेकिन एक और बात बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी हमें ये मिल रही है कि किसी भी वक्त बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा सकती है। अग्निकांड जिस बिल्डिंग में हुआ है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने के आदेश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है, ये जानकारी हमें मिल रही है। 3 नाम बताए जा रहे हैं, वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला, धीरेंद्र शुक्ला। इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वीरेंद्र शुक्ला रामेश्वरम इंस्टीट्यूट के मालिक बताए जा रहे हैं। विनोद का रुख करते हैं, सारी जानकारी उनके पास मौजूद है। विनोद, ये इस वक्त की सबसे दर्दनाक, सबसे खतरनाक और डरा देने वाली खबर है। बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं और वहां से उन माँ बाप को मिलती है उनके जल जाने की, मौत की खबर। 15 बच्चे जलकर खाक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रुबिका, बेहद दर्दनाक है ये और बहुत दुखद भी है। हम ट्रॉमा सेंटर मौजूद थे जहां पे ये डेड बॉडीज लाई गई, जहां सर्वाइवर्स को लाए गए। हमने उनमें से कुछ सर्वाइवर्स से बात भी की है। एक लवप्रीत है जो दिल्ली की रहने वाली हैं, जिनके पैर की हड्डी टूट गई है। उन्होंने जंप करके अपनी जान बचाई। 2nd फ्लोर से उन्होंने जंप किया था, खिड़की तोड़कर निकली और बता रही थी किस तरीके से जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जब आग लगी फर्स्ट फ्लोर पे, तब धुआं सारे फ्लोर पर फैलता गया और इतनी तेजी से धुआं फैला कि किसी को ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था। कुछ लोगों ने खिड़कियां तोड़ी और उसी खिड़की से कुछ बच्चे कूदे। जो 9 सर्वाइवर हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है उन्हीं खिड़कियों से कूदकर अपनी जानें बचाई। एक लड़का जो छत से 2nd फ्लोर से कूदा, जिसको गंभीर चोटें भी आई हैं। तो वो बता रहे किस तरह से हादसा हुआ, किस तरीके से कोई बचाव के उपाय वहां पे नहीं थे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो सीढ़ियों से उतर पाए, क्योंकि जो रास्ता सीढ़ियों का था वहां पे भी बहुत बुरी तरह से धुआं भरा हुआ था और जो बच्चे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे वो वही बेहोश होकर गिर रहे थे। आप देखिए जो रिपोर्ट डॉक्टर्स ने दी है उसमें ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम डेथ जो 15 मौतें हुई हैं बच्चों की, जो दुखद मौतें हुई हैं, वो सभी सफोकेशन से हुई, यानी दम घुटने से हुई हैं। उनकी मौतें जलने से नहीं हुई हैं। तो जिस तरीके से धुआं भरा और उसके बाद अगर तुरंत कार्रवाई की गई होती, बच्चों को वहां से लिफ्ट आउट किया गया होता या कोई ऐसा दरवाजा होता जो जहां से सेफली एग्जिट हो पाता। नहीं, पर विनोद अब हमें लगता है इस देश को अगर आगे जाना है तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको हमें बहुत संजीदगी से लेना होगा। हमें लगता है ये वो चीजें हैं जिन पर हमारे साथ तो नहीं होगा, नहीं ये हमारे साथ भी हो सकता है। हम जिस जगह इस वक्त मौजूद हैं
हमारे साथ भी हो सकता है अगर हम नॉर्म्स का पालन ना करें। आप जिस जगह से हमें देख रहे हैं वहां भी हो सकता है अगर नॉर्म्स का पालन ना किया जाए। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, खासकर प्रशासन के लोग, ये तमाम अधिकारी, ये सरकारें, इन सबको कटघरे में खड़ा करने का काम हम इस वक्त करेंगे। अभी जानकारी ये मिल रही है कि बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है इस बिल्डिंग के खिलाफ। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आज ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब इस देश को देना होगा, और वो यक्ष प्रश्न ये है कि हम कब तक इस तरीके की खबरों पर हताश होते रहेंगे, क्योंकि हमने तैयारी पूरी नहीं की। उस बिल्डिंग में आने और जाने का रास्ता अलग होना चाहिए था, लेकिन था एक ही। बहरहाल, न्यूज की पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया है। परीक्षा के रास्ते में सियासी रोड़ा किसने अटकाया? नीट का राजनीतिक रिजल्ट क्या आउट हो गया है? सबसे पहले आपके सामने दो तस्वीरें रख रही हूं। वो दो तस्वीरें ये आपके सामने हैं। आप चाहें तो मैं इसे फुल फ्रेम भी करके दिखा सकती हूं ताकि इत्मीनान से आप समझ जाएं मैं कहना क्या चाह रही हूं। ये दो तस्वीरें देखिए, कांग्रेस की रैली और दूसरा ट्रैफिक समस्या ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुक जाना। नीट के री एग्जाम को लेकर राजनीतिक पार्टियों की गंभीरता इन तस्वीरों में छिपी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंगलुरु में कांग्रेस की रैली, ये दो तस्वीरें। समानता क्या है? री नीट एग्जाम वाला दिन, रविवार, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क भी है। एक तस्वीर बेंगलुरु की, एक दिल्ली की है। एक तस्वीर में नीट के छात्रों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए रास्ते में कोई बाधा ना हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक इंतजार करते हैं। और फिर बिल्कुल मेरे बगल वाली तस्वीर, जहां बच्चे रो रहे हैं और साथ में कांग्रेस की राजनीतिक रैली भी आपको दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने ठीक उसी दिन, उसी समय उस रैली को बुलाया जब बच्चे री नीट में अपनी परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, और रैली के कारण बच्चे ट्रैफिक जाम में फंस गए। नतीजा, 4 बच्चे एग्जाम सेंटर के वहां पहुंच नहीं पाए वक्त पर। परीक्षा सेंटर के गेट बंद हो गए। ये बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। फुल फ्रेम कीजिए वो तस्वीर। ये तो आपको तस्वीरें देखकर समझ में आएगा कि हालत क्या है। रो रहे हैं, कोई घुटनों के बल बैठ के गिड़गिड़ा रहा है, मन्नतें मांग रहा है कि एग्जाम सेंटर के गेट खोल दीजिए प्रभु, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन नियम था और इसीलिए गेट नहीं खोले गए। ये बच्चे अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि एग्जाम सेंटर का गेट नहीं खुल रहा है। पेरेंट्स दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की, उन पेरेंट्स की तमाम कोशिशें विफल रही, प्रवेश नहीं मिला। इन बच्चों की कई साल की मेहनत, वो तमाम प्रेशर, सबका सब बर्बाद। आप दोनों तस्वीरों को देखकर इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ गए होंगे। दोनों तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। हमने शनिवार को न्यूज की पाठशाला में एक बार नहीं कई बार आपको कहा था और नेताओं को कहा था, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कम से कम बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर कोई इस वक्त तो राजनीति ना कर। लेकिन एक से बढ़कर एक धुरंधर ना भैया। और यही वजह है कि नीट छात्रों के लिए कांग्रेस का दोहरा रवैया दिखाए, और इसको दिखाने से कोई हम चूक नहीं करेंगे, कतराएंगे भी नहीं। नीट एग्जाम को लेकर यही कांग्रेस हंगामा कर रही थी कि नहीं कर रही थी, और हम कह रहे थे नहीं करना चाहिए, हंगामा करना चाहिए। नेता राहुल गांधी छात्रों का दुख दर्द बांटने के लिए कोटा पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, फोटो ऑप किया था कि नहीं किया था, और उसके बाद वहां की तस्वीरें खींच खींच कर उनके तमाम सिपाही उनको कूल पीएम बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे। बड़ा माहौल बनाया गया। पूरी कांग्रेस नीट के छात्रों के साथ खड़ी है। लेकिन जब 21 जून को नीट री एग्जाम का दिन आता है तो कांग्रेस ठीक उसी दिन बेंगलुरु में रैली बुलाती है, और इस रैली की वजह से जाम लगता है। 3 बच्चे एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं। संवेदनहीनता। अब मैं सवाल उठा रही हूं न्यूज की पाठशाला में, कहां गई कांग्रेस की सीरियसनेस? कहां गई संवेदनशीलता? कहां गया राहुल गांधी का मदद का भरोसा नीट के छात्रों को जो दे रहे थे? कहां गए कांग्रेस को इस बात की जानकारी देने वाले? क्या उनको नहीं पता था 21 जून को री नीट की परीक्षा है? क्या छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह रैली टाली नहीं जा सकती थी? अब इन 3 बच्चों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा बताइए? क्या कांग्रेस इस बात की जिम्मेदारी लेगी
कि उनकी एक रैली की वजह से 3 बच्चों की सारी मेहनत, डॉक्टर बनने का सपना टूट गया। और दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, हैरानगी हो रही है कि कांग्रेस जिम्मेदारी लेने की बजाय, सर झुकाकर माफी मांगने की बजाय उल्टा बच्चों को दोष दे रही है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर बिल्कुल बगल में सुन रहे हैं आप, इनको अभी सुनेंगे। प्रियंक खड़गे क्या कह रहे हैं? ये 3 बच्चे तो अपने घर ही से लेट निकले, शेम। नो सर, नॉट डन। सारी जिम्मेदारी बच्चों पर डाल दी। प्रियंक खड़गे की बातें आपने सुन ली ना, कैसा लग रहा है ये सुनकर आपको? अगर कांग्रेस के कार्यक्रम की वजह से ट्रैफिक जाम लगा तो सिर्फ 3 बच्चों की परीक्षा ही क्यों छूटी? एक तो बड़े दूर से आया, एक ने पुराना कार्ड दिखाया। मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्या जूनियर खड़गे साहब ये चाहते थे कि सारे बच्चों की परीक्षा छूट जाए, तब लगेगा कि हाँ रैली जिम्मेदार है। 3 की छूटी तो क्या बड़ी बात हो गई? आप सोचिए, एनटीए की नाकामियों की वजह से पहले ये बच्चे प्रेशर में आए, एग्जाम दिया, फिर भी एग्जाम क्या है वो नीलबटा सन्नाटा हो गया। पिछले महीने नीट का पेपर लीक हो गया एनटीए की वजह से। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया एनटीए की वजह से। अब सिर्फ 49 दिन के अंदर दूसरी बार पेपर देने का मौका मिला, और जब देने के लिए पहुंचे तो नेताजी कह रहे घर से लेट क्यों निकले? अरे भाई, दूध का जलाए छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेट निकलेगा घर से? ये लॉजिक ही समझ से बाहर है। बच्चे घर से लेट निकलेंगे। और मैं आपको बताती हूं इसके पीछे का जो असली कारण है वो क्या है। बेंगलुरु के जिस नीट एग्जाम सेंटर की इस वक्त बात हो रही है ना, उसका नाम है गवर्नमेंट राम नारायण चेल्लाराम कॉलेज। ये कहां पर है? ये जहां पर मौजूद है वहां से महज कुछ ही दूरी पर कांग्रेस की रैली हो रही थी। ये सेंटर कांग्रेस रैली वाली जगह पैलेस ग्राउंड से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्लीज ध्यान रखिएगा, रैली में जो लोग आए हैं उससे आप समझ जाएंगे, आप लोग भी सड़कों पर जाते होंगे, आप भी ये वीवीआईपी रूट्स जब लगते हैं उसका खामियाजा भुगतते होंगे। इस रैली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मौजूद रहते हैं, उनके तमाम मंत्री, सारे विधायक मौजूद रहते हैं, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और चीफ गेस्ट के तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आप मुझे बताइए, आप बताइए सबके सब, क्या जब इतने बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इस रैली में वीवीआईपीज़ की भरमार है, उनकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति आप सोच सकते हैं। इस एग्जाम सेंटर के आसपास कई अहम सरकारी इमारतें हैं, ऐतिहासिक जगह है, टूरिस्ट प्लेसेस है, और संडे का दिन ट्रैफिक बढ़ गया। और इन सब के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ये कहते हैं कि बच्चे ही घर से लेट निकल गए। अरे कोई बात नहीं, आप एक बार ये कह देते कि हां इस पर हम मंथन करेंगे, नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी 2 दिन पहले नीट के छात्रों की हर संभव मदद देने का भरोसा दे रहे थे कि नहीं? और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बयान याद दिलवा देती हूं। To everybody taking the re-NEET exam, hope you have a really wonderful, excellent exam, and you all do really well. Remember, we're with you. We want to look after you, protect you, and make sure that you have a brilliant future. Love all of you. To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again. All the best. Thank you very much. Love you again. राहुल जी, we also love this bite of yours. हमें भी बहुत अच्छी लगी आपकी ये बाइट। प्लीज एंश्योर, 3 बार प्लीज बोला सर आपने। और ये प्लीज जो है ये प्रियंक खड़गे ने नहीं सुना, ये प्लीज डीके शिव कुमार ने नहीं सुना, ये प्लीज खड़गे साहब ने नहीं सुना, ये प्लीज तमाम विधायकों ने और मंत्रियों ने नहीं सुना बेंगलुरु में रैली करते वक्त। नीट के छात्रों से भारी भरकम शब्दों में आप कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं प्लीज। काश ये आपका प्लीज एनटीए के साथ साथ ये आपके नेतागण भी सुन लेते। नाउ कट टू अनदर पिक्चर। फिर आप कहेंगे, मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है। ये तस्वीर अब क्या करूं मैं, बताइए। ये तस्वीर तो एआई जनरेटेड है, लेकिन जो खबर है ना वो एआई जनरेटेड नहीं है।
ये आपको समझाने के लिए ये तस्वीर रख रही हूं। क्या कह रही है ये तस्वीर? क्या दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंतजार करना पड़ा है। 21 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एसपीजी के निर्देश उनको जाता है, एसपीजी को, कि जब तक नीट एग्जाम शुरू नहीं होगा तब तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करूंगा। यह देश का प्रधानमंत्री कहता है। अब हुआ क्या था मैं जल्दी बता देती हूं। योग दिवस का कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल में। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे और करीब 1:15 बजे वो दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। पेपर शुरू होता है 2 बजे। अब 1:15 बजे से जब वो लैंड किए तो सीधा उनको पहुंचना था अपने घर पर, अपने आवास पर। लेकिन 2 बजे से री नीट की चूंकि परीक्षा शुरू होने वाली थी तो पीएम ने कहा इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे काफिले के कारण छात्रों को दिक्कत हो सकती है, तो हम यहां रुकते हैं 45 मिनट। ही स्टेड, एयरपोर्ट पर रुके, इंतजार किया। परीक्षा शुरू होने के बाद पीएम अपने आवास के लिए फिर रवाना हुए कि पहले सब एग्जाम देने लग जाए, पेपर वेपर देना शुरू कर दे, फिर अपन निकलेंगे। एक तरफ पीएम मोदी जो नीट छात्रों के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। मैं फिर कह रही हूं, अब आप कहेंगे कि देखिए रूबिका जी प्रधानमंत्री की तारीफ करिए। अब बताइए मैं तारीफ करूं कि ना करूं? 5 मिनट का काम था, रूट लगता, पहुंच जाते अपने घर पर, लेकिन रुके, इंतजार किया। और दूसरी तरफ जिस दिन नीट का एग्जाम होना है बेंगलुरु में, आप रैली करते हैं और रैली करने पर बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, आरोप यही लग रहे, तो आप बच्चों को कसूरवार ठहराते। अब बताइए, पूछ रहे ना कौन रिस्पॉन्सिबल है? और आपको यह भी देखना चाहिए कि पीएम मोदी के एयरपोर्ट पर रुकने के एक फैसले की वजह से हजारों बच्चों का नीट सेंटर्स पर पहुंचना कैसे आसान हो गया। मैं आपको जाकर बता दी हूं। ये है हमारे बोर्ड बाबू। सबसे पहले बोर्ड बाबू को आप प्रणाम कीजिए, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री का आवास है और ये दिल्ली एयरपोर्ट है, ठीक है ना? रूट है, चले जाते प्रधानमंत्री, लगता रूट और निकल जाते। लेकिन जब ये यहाँ के जो रास्ते हैं ना, ये सारे के सारे रास्ते जाम हो जाते जब तक प्रधानमंत्री रुकते। यानी यहाँ पहुँचने वाले बच्चे, यहाँ पहुँचने वाले बच्चे, ये जो 7 सेंटर्स है ना, यहाँ पहुँचने वाले बच्चे, यहाँ पहुँचने वाले बच्चे, है ना, ये बच्चे और ये बच्चे, हर सेंटर में ये एक एक जो सेंटर आपको दिखाई दे, कितने हैं भाई? ये 1 सेंटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटर हैं। और एक सेंटर में एवरेज कितने बच्चे होते हैं? एवरेज मानकर चलते हैं लगभग 300 बच्चे, एवरेज 300 बच्चे। तो आप क्या है, 7 × 3 कितना हुआ? 21, 21 हुआ। 2100 बच्चे प्रभावित हो सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया? 45 मिनट वेट किया, 45 मिनट वेट किया। और इससे हुआ क्या? ये सारे के सारे बच्चे टाइम पर पहुंच गए, टाइम पर पहुंच गए। अब ये बयान सुनिए। पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आपको तो नीट के एग्जाम का समय पता था और दिन भी पता था, क्या आप दिन नहीं तो कम से कम अपनी रैली का समय भी नहीं चेंज कर सकते थे? इससे बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए राजनीति ऊपर है और छात्र हित नीचे। यद्यपि यह भी जानकारी मीडिया में आई है कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोलकाता से कल लौटे थे तो वो 45 मिनट दिल्ली एयरपोर्ट पर इसलिए रुके रहे कि नीट के परीक्षार्थी अपने परीक्षा भवन तक पहुंच जाएं, ताकि किसी भी कारणवश जो उनके लिए ट्रैफिक रुकता है उस कारण से किसी परीक्षार्थी को असुविधा न हो। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की सोच ये है और दूसरी तरफ कांग्रेस की सोच ये है। और इसमें कोई भी एक फैक्चुअल एरर हो तो आप समझा दीजिए। आप हमारे पास उन बच्चों के बयान हैं, बच्चों के माँ बाप, अभिभावकों के बयान हैं, जो सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आज के दिन रैली करनी ज़रूरी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस चाहती तो इन 3 बच्चों की मेहनत को बर्बाद होने से रोक सकती थी। कांग्रेस चाहती तो 21 जून को बेंगलुरु की इस रैली को किसी और दिन भी करवा सकती थी।
मैं फिर कह रही हूं, ये आरोप बच्चों के मां बाप भी लगा रहे हैं। ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, इसमें किसी संवैधानिक पद का शपथ ग्रहण समारोह नहीं था। दरअसल रविवार को कर्नाटक कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने पदभार संभाला था। उस मौके पर कांग्रेस ने बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में रैली बुलाई थी ताकि शक्ति प्रदर्शन हो। नहीं, अच्छी बात है, आप कीजिए शक्ति प्रदर्शन, इससे तमाम जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रभु 21 जून 22 कर लेते, 20 कर लेते। आप ही तो याद दिला रहे थे 21 जून को रीनीट एग्जाम, वी आर विद द किड्स, हम बच्चों के साथ है, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। और अब आपने कौन सा न्याय किया है? और ऐसा कार्यक्रम तो कांग्रेस ने 2022 में भी नहीं किया था। अब आप पूछेंगे 2022 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए थे। भव्य कार्यक्रम, अरे भव्य कार्यक्रम देख तो लीजिए कि आसपास अगर कुछ दिक्कत हुई तो क्या हो जाएगा। और फिर दूसरा आपको मुकाबला करना है पीएम से। पीएम ने देखिए इस मसले पर क्या किया, फिर आप कहेंगे कंपेयर काहे करते हैं। अरे करना पड़ता है, आप लोग राजनीति में हैं, आप किसी मुद्दे को कैसे लेते हैं और सामने वाला कैसे लेता है बताएंगे हम, जवाब तो आपको देना होगा। और एक बार के लिए सारी राजनीति, सारी बयानबाजी, सब कुछ साइड पर रख लेते हैं। सिर्फ एक बच्चे और उसके परिवार के नजरिए से सोचिए, इस देश में कोई भी परीक्षा, ये एनटीए के लिए भी है, ये शिक्षा मंत्री के लिए भी है, और ये कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के लिए जिन्होंने संवेदनहीनता दिखाई उस दिन की रैली को चुनकर। कोई भी परीक्षा केवल बच्चा नहीं देता, उसका पूरा परिवार देता है, उसके साथ परीक्षा देता है। और परीक्षा केवल ये क्वेश्चन आंसर्स वाली नहीं होती, ये धैर्य की परीक्षा होती है, ये बटुए की परीक्षा होती है, ये आपके हैसियत की परीक्षा होती है, आपके सब्र की परीक्षा होती है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट, आईआईटी, कैट, यूपीएससी, इन सब एग्जाम्स में बच्चों पर तो दबाव होता है, लेकिन पूरे परिवार पर दबाव होता है। और ये दबाव सिर्फ मेंटली नहीं होता है, फाइनेंशियली भी होता है। बेंगलुरु जैसे शहर में एक फैमिली अगर अपने बच्चे को नीट की तैयारी कराती है तो आप जानते हैं खर्च कितना आता है। कोचिंग फीस देखिए 1,30,000 से 1,80,000। स्कूल और जो कॉलेज होते हैं उसकी फीस अगर आपको भरनी हो तो 80,000 से लेकर 1,30,000 तक। फिर लोकल ट्रांसपोर्ट में आप 30,000 रुपया ऐसे ही फूंक देते हैं और वो 30,000 कभी कभी 45,000 तक चले जाता है। फिर किताबें, टेस्ट सीरीज, इस पर खर्चा लगभग 15 से 25,000। पर्सनल खर्च 20 से 40,000। कुल मिलाकर आ जाता है 3.25 लाख रुपए से लेकर 4.25 लाख रुपए तक का खर्च एक परिवार अपने बच्चे पर इस तरीके के एग्जाम में देता है। मजाक है? अब बताइए, जो सवाल ये परिवार पूछ रहे हैं कांग्रेस से वो गलत है, या पूछ रहे हैं एनटीए से वो गलत है? परीक्षा से एक दिन पहले तक कांग्रेस नागपुर में छात्रों को जो अबू धाबी का सेंटर मिला था ना, एक छात्र को क्या हाय तौबा मचा दी थी। एक छात्र को हाय तौबा मचा दी, और यहां 3-3 छात्र। तो जो आप कर रहे होते हैं ना, और जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उस पर आपको भी खरा उतरना होता है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी है, ध्यान रखिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर, भारत की सियासत के बाद अब इस अगले चैप्टर की बात करना जरूरी है। ये कौन सा चैप्टर है? ये पाकिस्तान का चैप्टर है। वो क्या है, वो कहावत क्या है? अम्मा क्या घर में नहीं, हाँ आज बहुत बढ़िया बोलो, जोर से बोलो। हाँ, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। लेकिन अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कैसे? खबर के लिहाज से, घर में नहीं दाने जरदारी चले मस्जिद बचाने। और देखिए, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम तो उस मुल्क के लोग हैं जहां हर धर्म का ख्याल रखा जाता है, सर्वधर्म संभाव, सेक्युलर मुल्क है हम। लेकिन हाथ में कटोरा लेकर काशी पर नजर रखने वाले, आपको लगता है क्लास नहीं लगेगी? श्री रामचरितमानस तो आप लोग सब पढ़ते होंगे, सब पढ़ते हैं? हाँ, ओके। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा
और अगर नहीं पढ़ा है तो मैडम आपको आज मानस में लिखा एक किस्सा सुनाती है, ध्यान से सुनिएगा। रावण के सबसे बड़े बेटे मेघनाद को जब लक्ष्मण ने मारा तो रावण को धर्म याद आ गया। प्रभु राम की कूटनीति पर उसने सवाल उठाया और कहा कि उनके बेटे को छल से मारा गया है। इस पर तुलसीदास रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। लंका कांड में लिखे इस चौपाई का मतलब बता दूं आपको कि दूसरों को सीख देने में लोग खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन वो अपने पाप को नहीं देखते हैं। और यहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, पड़ोसी मुल्क के एक शख्स को अंदर एंटर करवा दीजिए। तुलसीदास ने यह चौपाई रावण को लेकर लिखी थी, जो खुद तो मां सीता का अपहरण का पाप कर चुका था और प्रभु राम की कूटनीति को छल बता रहा था। यह तो त्रेता युग की बात है, लेकिन सालों बाद भी यह होता हुआ अभी दिख रहा है। अपने पड़ोसी मुल्क, बीमारी है वो एक, पाकिस्तान बीमारी है। खुद तो आपस में लड़ते मरते रहते हैं, पड़ोसियों को परेशान करते रहते हैं। किसी से भीख मिल जाए तो उछलने कूदने लगते हैं, कहीं से कर्ज मिल जाए तो जश्न में डूब जाते हैं। पर लोन पर पलने वाले इस देश के नेताओं की जुबान 100 फीट लंबी है, टाई की तरह, जिसे कहते हैं ना, टाई की तरह लंबी है। इनसे बात करवा लो बस, क्योंकि काम तो इन्हें करना नहीं है। पाकिस्तानी सेना की कठपुतली है, ऐसे में मुंह चलाने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। अब ये क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि बकवास हो रही है वहां से, ऐसा ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान का चैप्टर आज क्यों पढ़ाया जा रहा है। दरअसल आसिफ अली जरदारी, पत्नी की शहादत को भुनाकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले जरदारी भारत को नसीहत दे रहे हैं। भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों, जिसमें वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा भी शामिल है, उसे गिराए जाने और उन्हें दी जा रही धमकियों पर गहरी चिंता हो रही है। भारत ऐसी कार्रवाइयां फौरन रोके और चेतावनी दी कि इससे भारत के टूटने और वहां हमेशा के लिए अराजकता फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। ये मिस्टर जरदारी लिख रहे हैं। मतलब भारत की मस्जिद, भारत के सिस्टम के हिसाब से कार्रवाई, लेकिन आग लग रही है पाकिस्तान के राष्ट्रपति को। अरे अपनी औकात तो देखिए सर, अपना देश तो पहले संभाल लीजिए। अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेटियों को जबरदस्ती उठाने वाले आज यहां की बात करें। आप बताओगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। और मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, न्यूज की पाठशाला के दर्शकों को बता देना चाहती हूं, जिसमें कई अकलियत भी, यानी माइनॉरिटीज से भी ताल्लुक रखने वाले हैं। काशी रेलवे स्टेशन विकास के लिए स्टेशन के पास इंटर मॉडल ट्रांजिट हब बनाना है और इसीलिए रेलवे आसपास के अतिक्रमण वाली जमीनों को कब्जे से हटा रही है। इस दौरान एक मस्जिद, एक मजार और एक हनुमान मंदिर को तोड़ा जा चुका है। फिर रिपीट कर रही हूं और ध्यान से सब सुनिएगा। अतिक्रमण वाली कौन कौन सी जमीन है, किस किस को हटाया गया? एक मस्जिद, एक मजार, एक हनुमान मंदिर को तोड़ा जा चुका है और अब मस्जिद गंज शहीदा को भी नोटिस दिया गया और उसमें कार्रवाई की गई। सेलेक्टेड पीस को उठाया और भाषण दे रहे हैं हिंदुस्तान को, अपने गिरेबान में झांको। यहां जो कुछ भी होता है कानून के बूते होता है, देश संविधान से चलता है, किसी धर्म और मजहब से नहीं, याद रहे जरदारी साहब। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। अच्छा जल्दी से बताइए मुझे, आपके घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? फुल ग्लास होता है। भैया थोड़ा चेंज कर लीजिए ना। और वो फुल ग्लास पीते हैं पानी मेहमान जो आते हैं? छोड़ देते हैं, बच जाता है। आपके साथ भी यही होता होगा। मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है?
आप जानते हैं, देश की आबादी के हिसाब से यह आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। मतलब मैं एक अंदाजा लगा रही हूं, यह पानी सिर्फ एक दिन में बर्बाद हो सकता है। अगर मान लीजिए आप एक दूसरे को पानी परोस रहे हैं और एक घूंट पीकर छोड़ देते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सिर्फ 2 ग्लास पानी बर्बाद करते हैं। यानी अगर आप मेहमान को उसकी प्यास के हिसाब से पानी दे तो आप 70 करोड़ लीटर पानी रोजाना बचा सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे पता लगेगा प्यास के? जग हाथ में रखिए, ग्लास साइड में रखिए, पानी डालिए, वो कहेगा बस तो आप रुक जाइएगा, वरना बढ़ते रहिएगा। और ये तो सिर्फ घर का आंकड़ा है। अब होटल और रेस्टोरेंट आधे अधूरे पिए हुए पानी के ग्लास से हर दिन 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। सोचिए, 1 ग्लास पानी की बचत कितने पानी की बर्बादी को बचा सकती है? सोचा है कभी? फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी न्यूज की पाठशाला में। मोहब्बत आशीर्वाद बनाए रखिए और देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।